हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीए फाइनल आईडीटी का आरटीपी नवंबर 2024। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, फटाफट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब कुछ बना देंगे, केस वाला भी बना देंगे। केस वाले में तो तुमको सिखा भी दूंगा किस तरह केस वाला तुमको हैंडल करना है एग्जाम टाइम में। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी आरटीपी अपना। बहुत अच्छे से इसको इन डेप्थ में अपने कर लेंगे तो अच्छे से अपने एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आशा करता हूँ रिवीजन कर लिया होगा। रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन सीरीज आने वाली है डीटी और आईडीटी की, तो कनेक्टेड रहना ताकि तुम इजीली रिवाइज कर पाओ डीटी और आईडीटी को क्वेश्चन आंसर के साथ। अब बढ़ते हैं आरटीपी नवंबर 2024 की तरफ। आरटीपी आप डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से। कौन सी वेबसाइट से? अरे आईसीआई की वेबसाइट से यार, कभी विजिट कर लिया करो। तो हमें पेपर 5 आईडीटी सीए फाइनल की अपने करने जा रहे हैं। सबसे पहले केस सिनेरियो नंबर 1, ध्यान से सुनना, किस तरह केस सिनेरियो हैंडल किया जाता है एग्जाम में, ये भी सीखेंगे अपने। ओके। Shreyans Limited, herein referred as company, is a conglomerate having diversified business including hotel, FMCG, information technology वगैरह वगैरह, सारे बहुत सारे बिजनेसेस है इसके। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है दिल्ली में एंड ऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इन इंडिया, यानी मल्टीपल स्टेट्स में ये ऑपरेट करता है, यानी हर स्टेट में इसने रजिस्ट्रेशन ले रखा होगा। एज एन इंटरनल पॉलिसी द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट, हर एक स्टेट में इसका सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन है। irrespective of diversified business operation taken among different state। आपको पता है ना, अगर वर्टिकल होता है बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स होते हैं तो अपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। अलग अलग बिजनेसेस है एक स्टेट में, तो एक स्टेट में भी 2 से 3 रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। बट इसने क्या किया, एक ही रजिस्ट्रेशन लिया, हर स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन है। जितने स्टेट में इसका धंधा फैला हुआ है हर स्टेट में एक एक रजिस्ट्रेशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अप्रैल मंथ का चल रहा है सब कुछ, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। और सबसे पहले चलते हैं, एफएमसीजी डिवीजन ऑफ कंपनी इन जयपुर राजस्थान एग्रीड टू यूज द वेकेट गोडाउन विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ होटल डिवीजन इन उदयपुर राजस्थान for storage of its goods. The value of such arrangement was agreed at 5 lakhs per month. Said amount was agreed to be adjusted by way of intra-division book adjustment on monthly basis. सिंपल है, एफएमसीजी डिवीजन जो है इसका ऑफ अ कंपनी इन जयपुर राजस्थान एग्री टू यूज द वेकेट गोडाउन इन द प्रेमाइसेस होटल इन उदयपुर राजस्थान। तो सबसे पहले सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर है राजस्थान का। रेसिपिएंट कहाँ का है? रेसिपिएंट भी है राजस्थान का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी दोस्तों? प्लेस ऑफ सप्लाई where इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो इस सिनेरियो में ये इंट्रा स्टेट है, अपना इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ये चीज अपने को समझ में आ गई। आओ इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। Which of the following statement is correct in respect of service related to the usage of vacate go down? Hotel division charges CGST SGST amounting to 45,000 each in tax invoice issued to FMCG division. No GST is chargeable on usage of vacate go down of hotel division. The hotel division shall charge IGST. The hotel division Rajasthan shall charge IGST। पहले बात, IGST वाला केस होगा नहीं, या तो CGST होगा या तो फिर GST लगेगा ही नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ऊपर? ऑब्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन irrespective of diversified business operation, यानी राजस्थान में तो इसका एक ही रजिस्ट्रेशन है, यानी एफएमसीजी वाले का भी एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर वो आता है। होटल डिवीजन जो राजस्थान में, वो भी एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आता है। तो क्या यहाँ पे डीम सप्लाई बनेगा क्या? द आंसर इज नो। यहाँ पे डीम सप्लाई नहीं बनेगा, बिकॉज एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में ही तो दे रहे, कुछ कर थोड़ी ना रहे। तो इस सिनेरियो में कोई भी जीएसटी चार्जेबल नहीं होगा। देखा कितना आसान है। नो जीएसटी चार्जेबल ऑन यूसेज ऑफ वेकेट गोडाउन ऑफ होटल डिवीजन। एक ही कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट बिजनेसेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही है, एक ही पैन पे सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है एक स्टेट में, तो कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। इसका एक होटल डिवीजन है महाराष्ट्र में। यूज द आईटी प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड मैनेज बाय आईटी डिवीजन ऑफ कंपनी इन दिल्ली। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो यहाँ सप्लायर कहाँ का हो गया? दिल्ली का। यहाँ पे तुम्हारा जो होटल वाला है दैट इज रेसिपिएंट कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ओके। वैल्यू ऑफ सर्विस वाज डिटरमाइंड एज 12 lakhs per month. The IT division treated the same as deemed supply because कोई भी इसमें कंसिडरेशन का लेवा देवी नहीं था, तो ये डीम सप्लाई बन गया। ये दोनों क्या रिलेटेड हो गए? हाँ जी, दोनों रिलेटेड हो गए, होटल डिवीजन और आईटी डिवीजन रिलेटेड हो गए। एंड चार्ज जीएसटी ऑन द सेम डीम सप्लाई इन द इनवॉइस इशूड बाय होटल डिवीजन ऑन 25th April. The hotel division availed the ITC on such deemed supply from its Maharashtra office in April itself. However, no payment was made for such services by hotel division to IT division. याद है 180 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है रेसिपिएंट को, बट रेसिपिएंट पेमेंट तो तब करेगा ना जब
कोई पैसा पे किया है सप्लायर को, यहाँ पे तो कंसिडरेशन ही नहीं है, यहाँ पे क्या बन रहा है, डीम्ड सप्लाई बन रही है। डीम्ड सप्लाई के केस में 180 डेज वाला एक्सेप्शन वर्क नहीं करता, यानी कोई भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आओ देखते हैं। Assuming that the payment for utilization of IT platform has not been made by the hotel division to IT division, obviously same company है, till the end of October month of the current financial year, यानी 180 दिन के अंदर हमने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या आईटीसी रिवर्स करना है? सो द आंसर इज नहीं, आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। Need not reverse the ITC so availed in form GSTR 3B of the October month। क्यों? क्योंकि 180 दिन वाला यह एक्सेप्शन है, याद है किताब में भी लिखा हुआ है, आरसीएम वाला एक्सेप्शन होता है, फिर शेड्यूल 1 वाला एक्सेप्शन होता है, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दूं 299 में यानी 299 रुपए में अवेलेबल है इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लासेस एंड कस्टम्स की फुल क्लासेस, डीटी की इंटरनेशनल टैक्सेशन, आईडीडी की कस्टम्स की फुल क्लासेस अवेलेबल है। जरूर से एनरोल कर लेना और फटाफट उसको देख के कंप्लीट कर लेना एग्जाम के पहले, सीएमए फाइनल तुम लोग भी देख सकते हो उसको। Executive director, as a part of his salary and perquisite under the employment agreement, was eligible for voucher worth rupees 5 lakh redeemable at any hotel property of the company in India. The voucher was used by the executive director for stay of his family in a company owned hotel in Udaipur, Rajasthan. The total amount charged from the executive directors was 25 lakhs. The voucher value of 5 lakhs was deducted from such amount at the time of payment. तो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एज अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड परक्विजिट उसको 5 लाख रुपीस के वाउचर मिलते हैं, जिसको वो रिडीम कर सकता है होटल प्रॉपर्टी में जाके। यानी कंपनी के तो मल्टीपल बिजनेस है, अब मान लो वो काम करता है आईटी डिपार्टमेंट में, उसको पास वाउचर आ गया कि वो होटल में जाके रह सकता है, फ्री में रह सकता है, 5 लाख तक का वाउचर है उसके पास। एंड इस सिनेरियो में क्या सप्लाई बनेगी क्या, पहली बात तो ये बताओ। तो हमें क्लिक करेगा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या बोलता है? सैलरी के केस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के केस में शेड्यूल 3 के हिसाब से ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है ना सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। जब गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, तो कोई जीएसटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी जीएसटी नहीं आता। गलती से यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू जो वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ा है वो वाला यहाँ हिट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई ही नहीं बन रही। जब सप्लाई होगा तब तो वैल्यू निकालोगे, जब सप्लाई ही नहीं है तो वैल्यू के पास पहुंचोगे कैसे? तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं बनेगा। लेट्स सी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। In relation to stay of executive director's family in company-owned hotel in Udaipur, Rajasthan, value of supply of accommodation service provided by hotel division is nil होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है? Supply of service by employer and employee is not taxable under is not a taxable supply under GST। मैंने पहले ही बोला था आपको। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में देखो, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड परक्विजिट अंडर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट was eligible for a voucher worth rupees 5 lakhs, जो कि रिडीमेबल है किसी भी होटल प्रॉपर्टी में जो कि कंपनी का है। अब कंपनी के तो मल्टीपल बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस वाला दूसरे वाले एक बिजनेस मतलब आईटी वाला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो होटल में जाके रहना चाहता है कंपनी के, कंपनी ने उसको 5 लाख का वाउचर दे दिया। ओके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी फैमिली के साथ जाके राजस्थान वाले होटल में रहता है। The total amount charged for executive director was 25 lakhs. Voucher value of 5 lakhs was deducted from such amount. यानी टोटल स्टे का चार्ज कितना लगा था? 25 लाख रुपए का, जिसमें से इसके पास 5 लाख का वाउचर था तो उसने ये माइनस कर दिया, तो कितना हुआ? 20 लाख। लेकिन 20 लाख है क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू? क्या यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू 20 लाख रुपीस बनेगी क्या? नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बनती है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। क्या चीज का ट्रांजैक्शन वैल्यू? होटल में रहने का ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो एक्चुअली कितना रुपया दिया गया? तो 20 लाख रोकड़े में दिया गया और 5 लाख जो वाउचर में दिया गया। वाउचर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? जिस चीज में वो रिडीम होने वाले होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 लाख। बट सर ये तो सैलरी है ना, शेड्यूल 3 का पार्ट है ना, ये हमसे वो नहीं पूछेगा। अभी आते नीचे देखो, ये हमसे पूछ क्या रहा है। ये हमसे पूछ रहा है, कितने गया, ये हमसे पूछ रहा है इन रिलेशन टू स्टे ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फैमिली कंपनी ओन्ड होटल इन उदयपुर राजस्थान, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एकोमोडेशन सर्विस। एकोमोडेशन सर्विस का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो वो बनेगा 25 लाख रुपीस। ये हमसे वो नहीं पूछ रहा है जो वाउचर कंपनी ने दिया डायरेक्टर को, उसकी वैल्यू क्या बनेगी? उसकी वैल्यू तो नील होगी बिकॉज ऑफ द सैलरी का पार्ट है, शेड्यूल 3 आएगा। ये हमसे पूछ रहा है जो एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइड की गई है, वो एकोमोडेशन सर्विस की
वैल्यू क्या बनेगी, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, जितना रोकड़े में दिया वो प्लस जो वाउचर जिस चीज में रिडीम हुआ उसकी वैल्यू, यानी 20 + 5 25 lakhs। एम आई क्लियर दोस्तों? यस। नेक्स्ट डी नंबर पॉइंट, होटल डिवीजन प्रोवाइडेड accommodation service to US citizen and resident for a wedding ceremony organized at its hotel in Udaipur, Rajasthan. Total amount 2 crore for which such service was paid by Indian individual residing in Delhi. कीवर्ड देखो, on behalf of US resident। तो यूएस रेसिडेंट इमीडिएटली आ नहीं पा रहा होगा, तो उसके बिहाफ में उसका जो इंडियन इंडिविजुअल है रिलेटिव वो उसने पेमेंट कर दिया। ऑन बिहाफ इज द कीवर्ड ओवर हियर, ठीक है। इंडियन करेंसी में क्या, अमाउंट वाज रिसीव बाय मुंबई महाराष्ट्र ऑफिस ऑफ होटल डिवीजन। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा इसने आपसे। तो ये हमसे पूछ रहा है, फॉर एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूएस रेसिडेंट्स एंड सिटीजन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी। तो इट्स वेरी मच सिंपल दोस्तों, मेरे बताने से पहले आंसर नीचे कमेंट कर दो फटाफट। देखो, होटल कहाँ का है, होटल है मेरा उदयपुर राजस्थान, ओके, यानी सप्लायर कहाँ का है, राजस्थान। होटल कहाँ है, राजस्थान पे। रेसिपिएंट कहाँ है, अब रेसिपिएंट यहाँ पे इंडिया मत बोलना है, रेसिपिएंट यहाँ पे क्या होगा, जो एक्चुअली पैसा दे रहा है। ऑन बिहाफ भले इंडिया दे रहा है, बट इंडिया वाला सिटीजन दे रहा है, बट उसको तो वापस रिइंबर्स हो जाएगा ना। तो एक्चुअली पेमेंट कौन कर रहा है, एक्चुअली पेमेंट कर रहा है एक नॉन रेसिडेंट यूएस का सिटीजन। तो सप्लायर इंडिया का, सिटीजन आउटसाइड इंडिया, कौन सा सेक्शन लगेगा, 13 में इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, वेर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है, राजस्थान। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, राजस्थान, उदयपुर, ओके। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर यहां पे ना 12 नहीं लगा, 13 नहीं लगाते, तुम 12 लगाते तो भी आंसर सेम आता, तो सर फिर तो अपना आंसर सही हो गया ना, फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत है कॉन्सेप्ट में। कल को वो ये होटल को अगर शिफ्ट कर देंगे दुबई में, तो आंसर दुबई आएगा 13 के हिसाब से, बट 12 के हिसाब से राजस्थान आएगा, तो वहां फंस जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट में गलती मत करना, आंसर निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, अब आते लास्ट की तरफ। The company received a long-term lease of an industrial plot from Maharashtra Industrial Development Corporation in auction against the payment of upfront amount as lease premium of 20 crore for a period of 50 years. The company paid location charges 5 lakhs in addition to said premium. यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस 5 करोड़ दिया एंड 20 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम देके लीज पे उठा लिया। यहाँ पे कितनी जीएसटी लगेगी, 25 करोड़। द आंसर इज रॉन्ग। क्यों, ठीक से पढ़ाई नहीं करी ना। आपको पता है एंट्री नंबर है 41, एग्जामिशन में जाके चेकआउट करना। चलो दिखाई देता हूं, पेज नंबर एग्जामिशन, एग्जामिशन एग्जामिशन एग्जामिशन, ये देखो एंट्री नंबर 41 क्या बोलता है, कोई भी अपफ्रंट प्रीमियम लॉन्ग टर्म लीज 30 साल से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लॉट या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडरटेकिंग। तो उस सिनेरियो में वो एग्जेम्प्ट होता है, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग उसका लोकेशन चार्ज या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज, इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट होता है। सेम चीज यहां पे, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ई यानी 5 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए, एग्जेम्प्ट, ये होगा। जीएसटी इज एग्जेम्प्ट ऑन इंटायर प्रीमियम ऑफ 25 करोड़ इंक्लूडिंग लोकेशन चार्जेस। एंट्री नंबर 41, ठीक है। इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, देखो यहाँ छोटू सा पॉइंट था, तुम तो छोड़ देते, हालांकि हम क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, बट तुमसे छूट जाता। तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, कुछ भी पॉइंट छोड़ना नहीं, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और इसी के साथ समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 1 का, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब आते हैं दूसरे केस सिनेरियो की तरफ। अब हम आते हैं वी लुक स्मार्ट लिमिटेड वाले क्वेश्चन की तरफ। लीडिंग रिटेल चेन है इंडिया, रिटेल स्टोर्स के मल्टीपल स्टेट में, कॉर्पोरेट ऑफिस लोकेटेड इन मुंबई है। द कंपनी हैज जीएसटी रजिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल स्टेट फ्रॉम वेयर इट ऑपरेट। द कंपनी अंडरटेक फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द मंथ ऑफ अप्रैल। सब कुछ अप्रैल में ही हो रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, कंपनी है जो कि मल्टीपल स्टेट में ऑपरेट करती है, और मल्टीपल स्टेट में उसका अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है, अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम करोगे, जितने भी स्टेट है सबको हाईलाइट कर लेना। जो सेम स्टेट है वो सेम कलर से हाईलाइट होगा, जो अलग स्टेट है वो अलग कलर से हाईलाइट होगा। सबसे पहले हम राजस्थान वाली स्टेट की बात देख रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके डेटा दिया हुआ है। गुड्स सप्लाइड गुड वर्थ ₹100 crore थ्रू इट्स रिटेल स्टोर इन जयपुर राजस्थान एंड ऑफर्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2 crore टू कस्टमर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द मंथ। और राजस्थान में क्या है, कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 2 crore इन अप्रैल एज पेनल्टी फॉर डिलेड रिसीप्ट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम इट्स कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स मेड इन द मंथ ऑफ जनवरी फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो राजस्थान में देखो दो चीज हुआ है। सबसे पहला चीज क्या हुआ है, 100 करोड़ का सेल किया, जिसमें से 2 करोड़ का डिस्काउंट है। क्या कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं? बिल्कुल माइनस करते हैं। अज्यूमिंग कि अपने को पहले से पता था तो अपने ये 2 करोड़ रुपया माइनस कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, 2 करोड़ रुपया एज अ पेनल्टी मिला। याद है आपको, इंटरेस्ट एंड फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो अपने को मिला यानी 15(2)D को ऐड करते हैं अपने। अब 15(2)D को जब अपने ऐड करेंगे तो उस सिनेरियो में अपने को ये अज्यूम करना होता है कि 2 करोड़ में जीएसटी जुड़ा, यानी अपने को जीएसटी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहां पे इन्होंने जीएसटी एक्सक्लूड नहीं किया। एग्जाम में सर क्या करना है, जनरली एक्सक्लूड किया जाता है, बट इसमें एक्सक्लूड नहीं किया। अपने को क्या करना होता है, 15(2)D के तहत इस 2 करोड़ को ऐड करना होगा। तो नेट आंसर क्या आएगा, 100 करोड़। लेट्स सी क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है राजस्थान से रिलेटेड। तो राजस्थान से रिलेटेड हमसे पूछता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी पेएबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। राजस्थान में कितना होगा, 100 करोड़। सर एग्जाम में तो ये गलती हो जाएगी ना, एम्बिग्विटी अपने को कैसे पता चलेगी? सिंपल है यार, अगर तुम 2 करोड़ में से जीएसटी हटा के ऐड करोगे तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। तो इस तरह तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैच कर गया तो मतलब कि वही वाला राइट आंसर है, ठीक है। हाँ सर समझ गए सर। अब आते हैं गुजरात की तरफ। चलो जी गुजरात की तरफ कलर चेंज कर लेते हैं, इंकी पिंकी पॉन्की। घनश्याम दास, घनश्याम दास, a retailer in Gujarat purchased goods worth rupees 5 lakhs in the month of January for the preceding financial year. Subsequently, the company offered incentive on such purchases to Ghanshyam by issuing commercial credit note of 50,000 in the month of April. 5 लाख का माल बेचा, कॉन्सिक्वेंटली एक इंसेंटिव दिया यानी डिस्काउंट दिया 50,000 रुपए का। और क्या हुआ है गुजरात में, company entered into a rental agreement with registered person for upcoming retail store in Ahmedabad, Gujarat. The said store location is outside the municipal limit of Ahmedabad. Rental per month is 50 lakhs, which is to be paid by the owner registered in Ahmedabad, Gujarat by Mumbai head office of the company, as company follows centralized rental agreement policy for all stores. The invoice for the same is issued to the respective registered office in Gujarat. एक एक करके हड़बड़ाओगे। सबसे पहले इन रिलेशन टू इंसेंटिव पेड टू घनश्याम इन गुजरात। तो इस वाले केस में क्या होगा, तो क्या कोई जीएसटी की लायबिलिटी आएगी या कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी? सो द आंसर इज यहाँ पे कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है गुजरात वाले में, हमने 5 लाख का माल बेचा जनवरी में, फिर अप्रैल मंथ में हमने 50,000 का क्रेडिट नोट इशू कर दिया, यानी हमने 50,000 का डिस्काउंट दे दिया। इसमें जो हमने डिस्काउंट दिया है, क्या ये डिस्काउंट मेरे को पहले से पता था क्या कि मैं देने वाला हूँ? द आंसर इज नो। इसमें तो पहले से पता ही नहीं था डिस्काउंट देना, तो मैंने बाद में दिया है। तो क्या डिस्काउंट को हम माइनस कर सकते हैं क्या 5 लाख से? नहीं माइनस कर सकते हैं, यानी पूरा टैक्स 5 लाख पे करना, वो तो हमने जनवरी मंथ में पे कर दिया होगा। अप्रैल मंथ में जो हमने डिस्काउंट दिया उसका एडजस्टमेंट क्या करना है? कुछ नहीं करना। सर क्रेडिट नोट दिया ना, क्रेडिट नोट नहीं दिया है, कॉमर्शियल क्रेडिट नोट दिया। ये अलग होता है, जीएसटी का क्रेडिट नोट अलग है, कॉमर्शियल क्रेडिट नोट अलग होता है। ये नॉर्मल डिस्काउंट होता है, सिंस पहले से पता नहीं था तो माइनस वाइनस कुछ भी नहीं करना, और 50,000 पे कोई जीएसटी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। तो मतलब ऑलरेडी पे कर दिया ना, 5 लाख पे कर दिया, 50,000 माइनस नहीं किया, यानी 50,000 पे जीएसटी ऑलरेडी पे करके रखी हुई है, यानी 50,000 रुपए माइनस नहीं होंगे, बिकॉज ये आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई वाली डिस्काउंट है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक और है इसमें, रेंटल एग्रीमेंट वाला। रेंटल एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा है क्या? हाँ, जीएसटी ऑन रेंटल एग्रीमेंट अमाउंटिंग टू अपकमिंग स्टोर नियर अहमदाबाद शैल बी। तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या, कंपनी एंटर करता है एक रेंटल एग्रीमेंट विद रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अपकमिंग रिटेल स्टोर इन अहमदाबाद गुजरात। द सेड लोकेशन आउटसाइड अहमदाबाद है, म्युनिसिपल लिमिट के बाहर है, बट है तो अहमदाबाद में, हाँ अहमदाबाद में।
तो प्रॉपर्टी कहां पे है, प्रॉपर्टी है मेरी, प्रॉपर्टी कहां पे है दोस्तों, प्रॉपर्टी है मेरी अहमदाबाद में, प्रॉपर्टी कहां है, अहमदाबाद में। द रेंटल वगैरह इतना पेड बाय द ओनर रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, यानी सप्लायर कहां का है, अहमदाबाद का है। प्रॉपर्टी अहमदाबाद, सप्लायर अहमदाबाद, तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में हो जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, सी और एस लगता है। कौन पे करेगा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे आरसीएम लगता है क्या रेंटल में, नहीं, रेसिडेंशियल वाले पे लगता है। तो कॉमर्शियल वाले पे लगता नहीं है, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो ओनर है अहमदाबाद का वही पे करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। रेट कितना है दोस्तों, 99% ईच। तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 99% ईच, पेड बाय ओनर इन गुजरात। तो 4.5 लाख सीजीएसटी, 4.5 लाख एसजीएसटी पेबल बाय ओनर इन गुजरात। यार कितना मक्खन की तरह हो जा रहा है यार। आ जाओ, अब बढ़ते हैं मुंबई की तरफ। The company also charges slotting fees from manufacturer of goods to keep their product on shelf for sale. Company received 5 lakhs crore from a manufacturer located in West Bengal for keeping its product on shelf of its store for sale in the state of Haryana. तो होता क्या है, कई बार ना कि इंपॉर्टेंट शेल्फ टाइप का बना होता है, उसमें वो प्रोडक्ट को रखा जाता है। तो मेरा तो रिटेल स्टोर है मल्टीपल स्टेट्स में, तो मेरा जो मुंबई वाला रिटेल स्टोर है ना, वो क्या करता है, वो अपने कस्टमर का शेल्फ पे रखता है गुड्स, और उसके लिए उसको मिलते हैं 5 करोड़ रुपए। ओके, द पेमेंट फॉर सेम वाज रिसीव्ड एट मुंबई हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड बाय हरियाणा रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ओके, तो सिंपल, इसमें हमसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन ने हमसे इसमें पूछा है इन रिलेशन टू स्लॉटिंग फीस चार्ज टैक्स कौन पे करेगा। अच्छा, टैक्स कौन पे करेगा, तो सप्लायर कौन है यहाँ पे, रख कौन रहा है यहाँ पे अपने उसमें, हरियाणा वाला। रख कौन रहा है, हरियाणा वाला रख रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है, हरियाणा वाला सप्लायर है। तो टैक्स कौन पे करेगा, हरियाणा वाला टैक्स पे करेगा। टैक्स इज पेबल बाय कंपनी इन हरियाणा। जो सप्लायर है वो पे करेगा। फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है, ये मुंबई वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तुमको फोकस करना है सप्लायर हरियाणा वाला, फॉरवर्ड चार्ज हरियाणा वाला पे करेगा। बात ही खत्म, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The company incurred an expense of 50 lakhs in transportation of empty cargo container to centralized warehouse from all the state through goods transport agency। थांबा, पहले देख लो क्वेश्चन पूछा क्या है। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है फॉर एम्प्टी कार्गो कंटेनर ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई वेयरहाउस ई वे बिल चाहिए क्या। तो याद करो ई वे बिल का एक्सेप्शन है, हमने पढ़ा था कि एम्प्टी कंटेनर अगर ट्रांसफर करते हो तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। एक और क्वेश्चन बच गया हमारा। The tax on penalty received on account of delayed payment of consideration is payable at the time of filing of return। तो याद करो delayed payment of consideration में क्या पढ़ा था, इसका टीओएस किस दिन आता है, इसका टीओएस उस दिन आता है जिस दिन ये रिसीव होता है। तो ये किस दिन रिसीव हुआ था अपने को delayed payment of consideration, ये अपने को रिसीव हुआ था अप्रैल मंथ में, है जनवरी का बट रिसीव हुआ था अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ में ही इसका टीओएस आएगा, यानी इसका अपने जो टैक्स देना है वो अप्रैल मंथ में देना है। सैटरडे क्वेश्चन भी कराया था ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में, याद है, जुड़ पहले जा रहा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में, लेकिन जब टैक्स कैलकुलेट करते थे तो उसको माइनस कर देते थे फिर टैक्स कैलकुलेट करते थे। अगर याद होगा तो क्लास में किया था ये वाला क्वेश्चन। हो गया दोस्तों, यहाँ अपना सेकंड केस सिनेरियो भी खत्म होता है। आसान होता है केस सिनेरियो, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये शायद हमारा एमसीक्यू का, हाँ चले लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। मिस्टर मोटालाल इज इंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स, या ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। ही इंपोर्टेड 5150 kg of almond from California. Post importation he did not clear for home consumption but kept in into warehouse, warehouse में रखवा दिया। वेरी गुड, सही चीज है। मिस्टर बंसीलाल द वेयरहाउस कीपर इज ऑफ द व्यू दैट कोई राइट नहीं है ऑफ द आलमंड वेस्ट टू हिम एंड मिस्टर मोटालाल हैज नो एक्सेस टू देम। वाह बंसीलाल, तुम वेयर हाउस कीपर हो और तुम बोल रहे हो कि मेरा ही माल एज अ ओनर, मेरा कोई राइट नहीं है उसमें, वेयर हाउस में रख दिया, तो क्या बात कर रहे हो यार। मोटालाल विशेस टू इंस्पेक्ट द गुड्स एंड इंश्योर द गुड्स डू नॉट डेटोरिएट ड्यूरिंग स्टोरेज इन वेयर हाउस एंड देयर आफ्टर शो देम। नहीं बताऊंगा, बताओ आंसर।
हाँ सर कर सकता है, ये अलाउड है, हमने पढ़ा है। The view taken by Mr. Bansilal is incorrect. Further, Mr. Motalal can inspect the goods and ensure that goods do not deteriorate during storage in the warehouse, and also thereafter he can show them in warehouse for sale to Mr. Manohar Lal. देखा कितना आसान सा था। यहाँ खत्म होता है अपना आरटीपी का एमसीक्यू। मुझको नहीं लगता इक्का दुक्का पॉइंट छोड़ के किसी में आपको दिक्कत हुई होगी, बाकी सारे एमसीक्यू आप समझ गए होगे और सॉल्व कर लिया होगा खुद से भी। खुद से सॉल्व करना जरूरी है दोस्तों। आप लोग आरटीपी की तरफ वीडियो की तरफ आ जाते हैं, बट एक बार खुद से जरूर सॉल्व करो। ठीक है, एमसीक्यू देख लो, बिकॉज एमसीक्यू में लिखा नहीं होता ना किस तरह आंसर आया, वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसके नीचे वाला आपको खुद से एक बार सॉल्व करना चाहिए। तो 13 में अभी ना जाके सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, फिर 13 को लास्ट में करेंगे। ठीक, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 14 अपने को बोलता है मिस्टर जिग्नेश ऑफ दिल्ली बुक accommodation through e-commerce operator Plan My Trip Limited PMTL registered under GST in Uttarakhand in newly established budget hotel पारस रिजॉर्ट लिमिटेड पीआरएल। तो जिग्नेश क्या करता है, जिग्नेश जाता है वेबसाइट खोलता है पीएमटीएल की वेबसाइट खोल के वहां पे वो पीआरएल दैट इज पारस रिजॉर्ट लिमिटेड का होटल को कर लेता है बुक, एक रूम बुक कर लेता है अपने लिए। ओके, PRL raises invoice 1 लाख रुपए का, PTL collects the payment from जिग्नेश एंड आफ्टर डिडक्टिंग इट फीस एंड वगैरह PRL को पेमेंट कर लेता है। तो जिग्नेश से ये फीस कलेक्ट करता है एंड PRL को रिमेनिंग जितना भी अपना चार्जेस है वो काट के पेमेंट कर देता है। सो दिस इज द केस ऑफ वेरी गुड 95 या 55 का केस है ये, यानी आरसीएम का केस है ये। ओके, एडवाइस पीआरएल एज टू वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी। क्या पीआरएल को रजिस्ट्रेशन लेना है? द आंसर इज नो। पीआरएल को रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा? जब उसका टर्नओवर क्रॉस करेगा थ्रेशोल्ड लिमिट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर होटल? 20 लाख रुपीज। सर्विस है तो 20 लाख रुपीज। टर्नओवर पीआरएल का कितना है करंट फाइनेंशियल ईयर में? 18 लाख। तो क्या करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको रजिस्ट्रेशन लेना है? द आंसर इज नो। जब तक 20 लाख क्रॉस नहीं होगा रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। Also, whether tax is required to be collected at source by PMTL under Section 52 on service provided by PRL to Mr. Jignesh through electronic commerce operator PMTL। क्या PMTL को TCS काटना है क्या? तो याद करो TCS का एक्सेप्शन क्या था? TCS का एक्सेप्शन था 95 वाला, यानी अगर आप 95 में फॉल करते हो तो आपको TCS नहीं काटना है। रीजन दोस्तों, रीजन क्या है? रीजन आपको याद है, मैंने समझाया था। रीजन ये है कि भैया क्या नाम है इसका, पीएमटी ना, पीएमटीएल एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। उसके अंदर रजिस्टर्ड है पीआरएल यानी होटल, और ये होटल खुद रजिस्टर्ड नहीं है। अगर होटल ये खुद रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी कौन पे करेगा? आरसीएम के तहत पीएमटीएल पे करेगा। अब पीएमटीएल अपना ही टीसीएस काट के अपने हाथ में जमा करेगा क्या? कोई अपना टीडीएस और टीसीएस काट सकता है क्या? द आंसर इज नो। अपना थोड़ी कोई काट सकता है। तो इस सिनेरियो में सेक्शन 52 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 95 या 55 सर्विसेज। क्लियर? ओके। इफ यस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा, तो कोई भी टैक्स नीड नॉट टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 52। सपोज इन द अबव केस, अब क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहां तक का समझ में आ गया सबको? Other fact remaining the same, if PRL supplying accommodation service is also an e-commerce operator। अब बोलता है जो PRL है उसका होटल तो है ही है एंड वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर भी बन गया है। PRL भी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बन गया है। Registered in Uttarakhand as TCS collector as well as regular taxpayer since its aggregate turnover exceed threshold। PMTL has an agreement with PRL for booking accommodation at the time when Jignesh booked the accommodation. Ascertain whether tax is required to be collected at source under section number 52 on service provided by PRL to Mr. Jignesh through e-commerce operator PMTL। अब PRL एक खुद ही सप्लायर भी है, ओके, इसके पास एक होटल भी है, इसका खुद का वेबसाइट भी है, और ये डील करके रखा है पीएमटीएल से कि तुम्हारे पास कोई भी ऑर्डर आएगा तो तुम मेरे पास पास ऑन कर देना। नॉर्मल रजिस्टर्ड है पीएमटीएल में ये। अब पीएमटीएल के पास जिग्नेश से ऑर्डर आता है, ये इसको रिले कर देता है पीआरएल के पास एंड पीआरएल के पास बुकिंग हो जाती है। तो इस सिनेरियो में क्या आरसीएम है क्या? क्या पीआरएल सिर्फ होटल है क्या? द आंसर इज नो। पीआरएल होटल भी है, इको भी है, प्लस रजिस्टर्ड भी है।
तो इस सिनेरियो में क्या टीसीएस कलेक्ट होगा? द आंसर इज यस, टीसीएस कलेक्ट होगा। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, क्वेश्चन ये है टीसीएस कलेक्ट होगा तो कौन करेगा? तो आपको याद है हमने एक चीज पढ़ा था, सप्लायर साइड इको, बायर साइड इको। तो यहाँ पे कौन कलेक्ट करेगा? जो अल्टीमेटली रुपया ले रहा है। रुपया कौन ले रहा है? पीएमटीएल ले रहा है, यानी बायर साइड इको ले रहा है। तो कौन कलेक्ट करेगा? बायर साइड इको कलेक्ट करेगा, डेट इज पीएमटीएल कलेक्ट करेगा। कितना करेगा? 1 लाख का। कितना कलेक्ट होता है? 1% कलेक्ट होता है। बट यहाँ पे देखो इंट्रा स्टेट हो रहा है कि इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो 0.5% करके कलेक्ट करेगा, यानी कितना आएगा? 1 लाख का 0.5%, 500 ईच आएगा। क्लियर है एकदम? ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। तो यहाँ खत्म होता है अपना क्वेश्चन नंबर 14। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ सर, समझ में आ गया है अपने को। सर यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई क्यों बन रहा है? ऊपर पढ़ लो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिखा है? पीएमटीएल उत्तराखंड, पीआरएल उत्तराखंड, दोनों ही उत्तराखंड में है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बन रहा है, इसलिए 1% नहीं 0.5 ईच करके टीसीएस कलेक्ट होगा, पीएमटीएल कलेक्ट करेगा। चलो अब आते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसका आंसर भी बुक में दिया हुआ है, सारा ही आंसर बुक में दिया हुआ है। ठीक है, क्लासेस ले लिए। अगर बाद में देख रहे हो, मतलब मे वगैरह में देख रहे हो, तो ले लेना। मे वगैरह के लिए अगर देख रहे हो तो क्लासेस ले लेना, हमारी बहुत अच्छी क्लासेस होगी। चलो, अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। कोई बोलने वाली बात होनी नहीं चाहिए। A notice for audit under section number 65 is served by the proper officer on the basis of risk assessment to घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड on 2/12, यानी 2 दिसंबर को नोटिस आ गया 65 का, यानी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट का नोटिस आया 65। याद है 65, 66, 65 में डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, 66 में सीए ऑडिट करता है। फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23 द टैक्स अथॉरिटी विजिटेड द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन 20/12। किस दिन विजिट किया उन्होंने? 20 दिसंबर को। रिक्वेस्ट किया फॉर सर्टेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेर प्रोवाइडेड ऑन 30 दिसंबर। तो डॉक्यूमेंट मेरे को 30 दिसंबर को मिला। आफ्टर इन डेप्थ चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स मेड अवेलेबल बाय घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग ऑडिट, द ऑडिट वाज कंप्लीटेड ऑन 25 मार्च। 25 मार्च को ऑडिट कंप्लीट हो गया एंड ऑडिट फाइंडिंग्स वर कम्युनिकेटेड टू टैक्स पेयर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। हाउएवर द अकाउंटेंट ऑफ घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड, ये जो अकाउंटेंट होते हैं ना, ये बड़े, इनको कुछ आता नहीं है। ठीक है, एक अकाउंटेंट है घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड का, वो बोलता है टैक्स अथॉरिटी हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर लैप्स ऑफ मैक्सिमम टाइम पीरियड by the GST law and tax authority cannot conduct the audit of the 2 financial year। पहली चीज, ऑडिट कब तक कंप्लीट करना होता है? तो ऑडिट अपने को कंप्लीट करना होता है 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम कमेंसमेंट। जिस दिन शुरू किया वहां से 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है। कमेंसमेंट की डेट क्या लेते हैं? कमेंसमेंट की डेट हम लेते हैं जिस दिन एक्चुअल स्टार्ट किया, यानी जिस दिन एक्चुअल इनिशिएशन हुआ, एक्चुअली स्टार्ट किया वो वाला दिन, जिस दिन एक्चुअली स्टार्ट किया वो वाला दिन, और या तो जिस दिन डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाया है तुमने वो वाला दिन, विच एवर इज अर्लियर। तो एक्चुअल स्टार्ट हमने किया है 20 12 को। हम कब पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे 20 12 23 को। ओके, एंड हमें डॉक्यूमेंट्स कब अवेलेबल, सॉरी विच एवर इज लेटर होता है, सॉरी विच इज लेटर, और हमें डॉक्यूमेंट्स कब अवेलेबल करवाया गया? तो डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल करवाया गया है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाया है किस दिन? 30 12 को। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुआ मेरा 30 12 को। ओके, तो यहाँ पे अपने को डेट लेना है विच एवर इज लेटर में 30 12, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगा? 30 12। यहां से अगर 3 मंथ्स अपने ऐड ऑन करेंगे तो 3 मंथ्स कहां पे फॉल करेगा? तो 3 मंथ्स फॉल करेगा, दिसंबर हो गया, जनवरी मार्च। तो मार्च अपना हो गया 30 मार्च हो गया अपना कंप्लीशन का डेट, यानी इस दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हमने कंप्लीट कब किया है?
25 मार्च को हमने कंप्लीट कर दिया। क्या विद इन टाइम कंप्लीट कर दिया? द आंसर इज यस। तो ऑडिट इज बीन कंप्लीटेड विद इन टाइम। तो जो भी अकाउंटेंट ने पॉइंट रेज किया है, दैट पॉइंट इज नॉट वैलिड बिकॉज हमने टाइमली कंप्लीट कर दिया है। सिंपल है, एकदम इजी सा है। अब बढ़ते हैं 16 की तरफ। अगोरा लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया सर्टेन गुड्स टू इट्स कस्टमर लोकेटेड इन जर्मनी अगेंस्ट विच रिफंड ऑफ आईजीएसटी अमाउंटिंग टू 50 lakhs वाज क्लेम एंड रिसीव बाय अगोरा लिमिटेड। तो अगोरा लिमिटेड ने जर्मनी में माल बेचा था, माल बेचने के बाद उसने रिफंड क्लेम कर लिया 50 लाख रुपए का। सेल प्रोसीड कवरिंग 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वर इमीडिएटली रिसीव बाय अगोरा लिमिटेड। 50% इमीडिएटली अपने को मिल गया। However, due to financial constraint, customer failed to pay the balance amount. तो बैलेंस जो 50% बचा, डेट इज 25 लाख रुपीज, वो अपने को नहीं मिला। यानी क्या कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा आया क्या? द आंसर इज नो। तो रिफंड वापस करना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली वापस करना पड़ेगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिफंड इफ एनी विच एग्रो लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बैक। तो 50% यानी कितना? 25 लाख रुपए भैया वापस रखने पड़े। Also discuss the time limit in respect of which under law sale proceed in respect of exported should have been realized by Agora Limited. Time limit which is permissible under law within which the sale proceed in respect of exported goods should have been realized. कितने दिन के अंदर रियलाइज हो जाना चाहिए था? तो ये अपने को रियलाइज हो जाना चाहिए था तुम्हारा 3 मंथ के अंदर। 3 मंथ के अंदर अपने को रियलाइज हो जाना चाहिए था, बट क्या ये अपने को रियलाइज हुआ क्या? द आंसर इज नो, नहीं रियलाइज हुआ। ओके okay. नेक्स्ट पॉइंट अपने को बोलता है कितने दिन के अंदर अपने को ये पैसा वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो तुमको 30 डेज के अंदर ये पैसा वापस करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर ये पैसा वापस करना पड़ेगा। 30 डेज कहां से? फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट अलाउड अंडर फेमा। फेमा में जो टाइम लिमिट है, जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगी, टाइम लिमिट लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगी तुमको कब तक करना है? 30 डेज के अंदर करना है। फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट अलाउड अंडर फेमस। ये लर्न करना है क्या? ना, टाइम लिमिट लर्न नहीं करना है, 30 डेज लर्न करना है। तो 30 डेज के अंदर तुमको पैसा 25 लाख रुपए रिफंड करने पड़ेंगे। विल योर आंसर डिफर इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑन मेरिट? हाँ, आरबीआई अगर अलाउ कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, नहीं देना होगा पैसा तुमको, फॉरेक्स में नहीं लाना होगा, तो फॉरेक्स में अगर तुमको पैसा नहीं लाना, आरबीआई ने इस चीज को रेमिट कर दिया, माफ कर दिया तुमको, तो तुमको फिर 25 लाख रुपए रिफंड भी नहीं करने पड़ेंगे। ओके। वेदर अगोरा लिमिटेड कैन क्लेम द रिफंड बैक इन केस सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड एंड लेटर डेट? अगर लेटर डेट में तुमने रिफंड मतलब मान लो 25 लाख रुपए तुमने वापस कर दिए गवर्नमेंट को, क्या ये 25 लाख तुमको फिर से मिल जाएंगे क्या अगर तुम रियलाइज कर लोगे सेल प्रोसीड को लेटर डेट में बाद में कभी? सो द आंसर इज यस, मिल जाएंगे, बट उस सिनेरियो में तुमको जो रिफंड क्लेम करना है वो कितने दिन के अंदर क्लेम करना होगा? 3 मंथ्स के अंदर क्लेम करना पड़ेगा फ्रॉम रियलाइजेशन। यानी जिस दिन रियलाइज करोगे उस दिन से तुमको 3 मंथ्स के अंदर क्लेम कर लेना पड़ेगा। एकदम आसान सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से इसके आंसर है, बट इसको तुम एक बार रीड कर लेना इसके आंसर को, क्योंकि लिखना भी तो सीखना पड़ेगा ना, तो इसको अच्छे से रीड कर लेना किस तरह इसका आंसर लिखना है, और समरी जैसे मैंने बनाया ऐसा बना लेना एग्जाम के एक दिन पहले, बस ये समरी पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ में आते हैं। डिस्कस द केसेस वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 37 जीएसटीआर1। जीएसटीआर1 कब कब सबमिट नहीं करते, ये आंसर अपना लिखा हुआ है। रूल 88C को उल्लंघन कर दिया, रूल 88D को उल्लंघन कर दिया, तो ये अपने को मिल जाएगा रिटर्न चैप्टर में। ये रहा पेज नंबर 186 पॉइंट नंबर 4, यही आंसर अपने को लिख के आना है। सिंपल, 88C का उल्लंघन किया, 88D का उल्लंघन कर दिया, 10A का उल्लंघन कर दिया, जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया प्रीसीडिंग मंथ का या प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, तो फिर अपने जीएसटीआर1 फाइल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में एरर है, एम्बिगुअस लिख देना इस क्वेश्चन को, एम्बिगुइटी है इसमें। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बार 19 देख लेते हैं, थ्योरी क्वेश्चन छोटू सा है।
अच्छा 19 की तरफ आते हैं। 19 नंबर अपने को बोलता है आयात आयात इंटरप्राइज इंपोर्टेड गुड्स बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड बिफोर प्रॉपर ऑफिसर ऑन 15 अप्रैल। तो हमने गुड्स ऑफ बिल तो हमने गुड्स को इंपोर्ट किया है, उसके बिल ऑफ एंट्री को हमने प्रेजेंट किया है 15 अप्रैल को। प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करता है दैट द गुड्स शुड बी सब्जेक्ट टू केमिकल टेस्ट एंड देयरफॉर द सेम वेयर प्रोविजनली असेस प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया। क्या चीज का क्वेश्चन है ये दोस्तों? ये है कस्टम्स का क्वेश्चन, ठीक है। प्रोविजनली असेस कर दिया। You are required to advise Ayat Enterprise regarding the condition which are to be complied with before payment of duty is made for the purpose of provisional assessment। ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। मेन चीज आपने को क्या देखनी है आगे बताते हैं। Consequently, the goods imported by Ayat Enterprise were provisionally assessed and a value of 24 lakhs on 16th April। तो 16th अप्रैल को प्रोविजनली असेस कर लिया गया गुड्स को, 24 लाख रुपए हमसे लिए गए। एंड आयात एंटरप्राइज पेड द प्रोविजनल ड्यूटी 2,40,000। 2,24 lakhs अपना बना था वैल्यू, उसका 10% हुआ 2,40,000। उतना टैक्स हमने, उतना ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमने पे कर दिया प्रोविजनली। फर्दर द केमिकल टेस्ट रिपोर्ट वाज रिसीव्ड ऑन 5th May। 5th May को अपने को मिल गया। एडवाइस आयात रिगार्डिंग द मैक्सिमम टाइम लिमिट अप टू विच प्रोविजनल असेसमेंट शुड बी फाइनलाइज्ड। प्रोविजनल असेसमेंट कब तक फाइनलाइज होता है कस्टम्स में, बताओ, कमेंट करो। तो सर प्रोविजनल असेसमेंट जो होता है वो कस्टम में फाइनलाइज होता है 2 मंथ्स के अंदर। 2 मंथ्स के अंदर फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ केमिकल रिपोर्ट। तो जिस दिन केमिकल रिपोर्ट आया वहां से 2 मंथ्स के अंदर, प्लस इसमें अपने को एक 3 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलता है। अगर अपने नहीं कर पाते तो कमिश्नर अपने को एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देता है। तो अगर 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ केमिकल रिपोर्ट, केमिकल रिपोर्ट आया 5th May को, यानी जून जुलाई कब तक आ जाना चाहिए था? 5th जुलाई तक फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा। और अगर एक्सटेंशन मिला तो प्लस 3 मंथ्स का और एक्सटेंशन मिलेगा, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5th अक्टूबर तक। तो अगर एक्सटेंशन मिला तो 5th अक्टूबर तक, और एक्सटेंशन नहीं मिला तो 5th जुलाई तक फाइनल करना पड़ेगा। Determine the amount of interest payable if any under section 18 of the Customs Act, assuming the provisional assessment was finalized on 30 जून। क्या 30 जून को फाइनलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5th जुलाई तक टाइम था अपने पास, तो 30 जून तक तो फाइनलाइज कर ही सकते हैं। तो 30 जून को फाइनलाइज कर लिया एंड 2,80,000 आया है उसमें। डिफरेंशियल ड्यूटी वॉज पेड, तो फाइनलाइजेशन हुआ 30 जून को, बोला 2,80,000 रुपए बन रहे भैया तुम्हारे ड्यूटी। तुमने दिया कितना था? 2,40,000। डिफरेंशियल कितना बना दोस्तों? 40,000 का। इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है कस्टम्स में? सर 18% मारूंगा ना। 18% जो है वो है तुम्हारा जीएसटी का, कस्टम्स का नहीं। कस्टम्स में कितना देना होता है? 15% देना होता है। कब से देना होता है? जिस मंथ प्रोविजनली एसेस किया उसका पहला दिन, पहला दिन, पहला दिन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस मंथ प्रोविजनली एसेस किया उस मंथ का पहला दिन। पहला पहला दिन तुमको लेना है, ओ पहला पहला दिन तुमको लेना है। तो 16 अप्रैल को किया, यानी 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 अप्रैल से लेके जब तक पेमेंट नहीं कर देते हो, यानी 30 जून तक। तो 1 अप्रैल टू 30 जून कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल का हो गया 30 दिन, मई का हो गया 31, यहां हो गया 30, टोटल हुआ 91 डेज। तो कितना का इंटरेस्ट लगेगा? 91 डेज का लगेगा। डिवाइड किससे करेंगे? 365। सर 366 करेंगे ना इस बार? देख लो, पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि 365 डेज ही लेना है। ओके, तो वह अपना 40,000 इंटू 15% इंटू 91 डिवाइड बाई 365, दैट इज इंटरेस्ट विल बी 1496। खत्म, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो थ्योरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एंड साइलेंट फीचर ऑफ रो डी टी पी। तो इसका देख लेना, बुक में आंसर लिखा हुआ है, वहां से इसको लर्न कर लेना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि है कस्टम्स का क्वेश्चन, वैल्यूएशन का, और इसमें एम्बिगुइटी, क्वेश्चन आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, आरटीपी में दिखाऊंगा, तुमको भी पता चल जाएगा कि गलत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम करने जा रहे हैं एम्बिगुअस, इसको मार्क कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और उसके बाद बस वो बड़ा वाला क्वेश्चन है, हमारा आरटीपी हो जाएगा समाप्त।
तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का हम करेंगे करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है, जो करेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए वो अपने करेंगे। Paramjit Limited imported a machine from Oliver Equipment UK. FOB price of the machine was 6,000 UK pound. The machine was shipped on 1/10/2023. Renegotiation हुआ on 10/10/2023 and price reduce हो गया 5,000 UK pound में। तो अपने को क्या देखना है, अपने को री नेगोशिएशन वाला देखना है, बिकॉज मशीन कब अराइव हुई 1810, यानी मशीन आने से पहले री नेगोशिएट हो गया। कितने पे री नेगोशिएट हुआ, 5,000 यूके पाउंड पे। तो आओ चलो इस क्वेश्चन को अपने कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। 5,000 यूके पाउंड में, तो एफओबी मेरा कितना है 5,000। अभी किस में चल रही है, सब कुछ पाउंड में चल रहा है, ठीक है। लाइसेंस फीस pay that the buyer was required to pay in UK as a condition of sale was 5,000 UK pound। तो लाइसेंस फीस कंडीशन ऑफ सेल है, ऐड होगा रूल 10(1) के हिसाब से। यस, रूल 10(1) के हिसाब से अपने इसको कर देंगे ऐड। तो हम करेंगे रूल 10(1) का एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहला क्या है, लाइसेंस फीस है। कितना है लाइसेंस फीस, 500 पाउंड। तो 500 पाउंड कर दिया हमने ऐड। बाइंग कमीशन पेड इन इंडिया, बाइंग कमीशन कभी भी ऐड करते हैं, ऐड ऑल द कमीशन एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। तो बाइंग कमीशन तो ऐड करना ही नहीं है। ड्यू टू डीप ड्राउट एट द पोर्ट, मशीन was not taken to the jetty in the port but was unloaded at the outer anchor. The charges incurred for such unloading and transportation of machine from outer anchorage to jetty in barge small boat were 50,000। यानी क्या हुआ है, यहां पे हुआ है तुम्हारा शिप आया, बड़ी बोट में था, बड़ी बोट वहां लग नहीं सकती थी, तो छोटी बोट से लेके सामान को यहाँ पे लेके आया गया, कहां पे, पोर्ट पे लेके आया गया, ठीक है। क्या इसको अपने ऐड करेंगे या इसको अपने ऐड नहीं करेंगे। ये हो गया तुम्हारा क्या, शिप डीमर्ज चार्जेस। एंड शिप डीमर्ज चार्जेस ऐड करते हैं क्या, ऐड करते हैं, बट अगर 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेंगे तो ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज हम अज्यूम करते हैं 20% में सब कुछ इंक्लूडेड है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, पहले राइट वाला सॉल्व करते हैं फिर समझाता हूं क्या हुआ है। फिर अपने पास आया डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री 15/10, उस दिन द रेट ऑफ एक्सचेंज इज 100 पर पाउंड एंड रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज 10%। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड इज 1810, उस दिन है 105 एंड कस्टम ड्यूटी रेट इज 15%। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना होगा, ड्यूटी रेट किस दिन का लेते हैं, तो विच एवर इज लेटर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री 1510 एंड एंट्री इनवर्ड 1810, तो रेट ऑफ एक्सचेंज अपने ये रेट ऑफ ड्यूटी अपने को क्या लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी अपने को विच एवर इज लेटर लेना है, दैट इज अपने को लेना है 1515%। कितना लेंगे, 1515%। तो ड्यूटी रेट तो हो गया अपना 15% का, विच एवर इज लेटर से। व्हाट अबाउट एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं, कितना है 100। तो एक्सचेंज रेट ऑलवेज कितना होगा दोस्तों, जल्दी बोलो, अरे तुम यहां वहां कहां घूमने चले जाते हो, वापस आओ इधर आओ। हाँ, तो एक्सचेंज रेट कितना होगा, एक्सचेंज रेट ऑलवेज 100 होगा। ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री का होता है, दैट इज 100 होगा इस वाले क्वेश्चन में। इंश्योरेंस प्रीमियम का डिटेल नहीं दिया, ओके। वहां के पोर्ट से इंडिया तक के पोर्ट का खर्चा दिया है क्या दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन दिया है क्या, द आंसर इज नो, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। तो अपने क्या करते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया होता है तो एडजस्टेड एफओबी का 10% लेते हैं। तो पहली बात तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5,500 पाउंड है ये। अब अगर अपने इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 है एक्सचेंज रेट, तो एफओबी रुपीज में कितना आएगा, तो 5,500 का 100 किया तो आया मेरा 5,50,000। अब यही मेरा एडजस्टेड एफओबी है, क्योंकि 10(1) का एडजस्टमेंट हमने कर दिया, यही मेरा एडजस्टेड एफओबी है। अब 10(2) करेंगे, 10(2) में हम दो चीज करते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक इंश्योरेंस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कितना करेंगे, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। इंश्योरेंस करेंगे 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। जैसे ये करेंगे अपने को क्या मिल जाएगा, सीआईएफ वैल्यू, यही होगा अपना एसेसेबल वैल्यू। तो हो गया मेरा 5,50,000 का 20%। क्यों लिया 20%, बिकॉज एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। अब सिंस अगर हमने 20% ले लिया तो क्या शिप डीमर चार्जेस लेंगे क्या, द आंसर इज नो, शिप डीमर चार्जेस नहीं लेंगे।
बिकॉज हम अज्यूम करें 20% में सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट है 1.125%, दैट इज 618.7। तो कितना हुआ 5,50,000, 1,10,000 प्लस 6,187.5। तो मेरा एसेसेबल वैल्यू दोस्तों आया है यहाँ पे 6, एसेसेबल वैल्यू आया है मेरा 6,66,187.50। लिख लो ये, सॉल्व कर लो, एग्जाम ये उसमें गलत दिया आरटीपी में। अब अगर हम इसका कस्टम ड्यूटी निकालेंगे बीसीडी एट द रेट 10%, 10% की बीसीडी आई थी, तो 10% की अगर हम बीसीडी इसमें निकालते हैं तो हम सॉरी 15% था, 15% की बीसीडी अगर हम इसमें निकालते हैं तो अपने को मिल जाएगा इसका 15%, दैट इज 9,993 कर देते, राउंड ऑफ कर देते 9,900। एक सेकंड में कुछ गलती होगी, 6,187.50 का 15% किया तो 9,99,998, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, आरटीपी में जो आंसर दे रखा है ना वो गलत है, करेक्ट आंसर ये है 9,99,928। आरटीपी में क्या मिस्टेक हुई है पता है, यहाँ पे मार्क करवा देता हूँ। आरटीपी में मिस्टेक यहाँ पे हुई है, आरटीपी में इन्होंने क्या किया, आरटीपी में इन्होंने 20% नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया, और यहां पे जो शिप डीमर चार्जेस है अपना 50,000 रुपीज, बस ये ले लिया। तो ये एक मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने को 20% एडजस्टेड एफओबी लेना है, अपने को ये नहीं लेना है, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्चुअली। तो ये चीज का ध्यान रखना, एम्बिग्विटी है, मैंने बता दिया क्या गलती है क्या सही है। अब तुम समझदार हो, तुमको क्या फॉलो करना है। नहीं सर हम समझदार नहीं है सर, प्लीज सर हम लोग को बता दीजिए ना सर क्या फॉलो करना है। तो क्या फॉलो करना है, राइट वाला फॉलो करना है। अब हम ज्योतिष विद्या थोड़ी पढ़ के रखे कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, वो हम पहले सोचे समझे एनालिसिस करे, तारों सितारों को बैठाए, जो राइट है बस वो करके आना है, सीधी सी बात है। ओके जी, समझ गए सर। अगर ये सेम क्वेश्चन डिट्टो रिपीट होता है तो राइट वाला भी कर देना और रॉन्ग वाला भी नोट में लिख के आ जाना, अरे रिस्क नहीं लेने का एकदम भी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ समाप्त हो जाएगा हमारा आरटीपी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तोड़ तोड़ के करना, ठीक है, एक साथ करने बैठोगे तो टफ लगेगा, तोड़ तोड़ के करोगे तो मक्का सुपर। Mr. Dinkar is the owner of Dinkar Associate, which is registered in गुजरात अहमदाबाद। सबसे पहली चीज क्या ध्यान देनी है, सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर कहाँ का है, गुजरात का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी एस या आई लगेगा, डिपेंड करेगा सप्लायर के लोकेशन पे। तो गुजरात का है। He is engaged in supply of various goods and services in the domestic market and exporting the same outside India। तो इंडिया में भी बेचता है, इंडिया के बाहर भी बेचता है। अपने को फरवरी मंथ का डेटा दिया है। सबसे पहले अपने को आउटवर्ड सप्लाई, ये सब क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट क्या है, साथ साथ करते रहो, ठीक है। तीन चीजें हमें लगेंगी हमेशा। सबसे पहली चीज जो हमें लगेगी वो लगेगी स्टेटमेंट शोइंग आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। एक आ गया मेरे पास आउटपुट टैक्स का, यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई जो अपने को शो करेगा, जिसपे अपने आउटपुट टैक्स भी निकालेंगे, स्टेटमेंट शोइंग आउटपुट टैक्स भी लिख सकते हैं अपने। एक स्टेटमेंट अपने को आईटीसी का लगेगा, स्टेटमेंट शोइंग आईटीसी, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने को मिलेगा उसका स्टेटमेंट है ये। तो यहां कर दो अपना सी एस और आई, सी जीएसटी एस जीएसटी और आई जीएसटी। यहाँ पे भी सिमिलरली सी एस और आई। ओके, सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल दिया है, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स taken on rent located in Vadodara for tenancy premium of 8 lakhs to DP Morgan Limited of Ahmedabad, Gujarat. Stamp duty and registration fee have already been paid on the tenancy premium। तो याद है हमने एक चैप्टर नंबर 2 सप्लाई में क्या पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी प्रीमियम इज आल्सो सप्लाई। तो इसने सप्लाई किया है टेनेंसी प्रीमियम का, तो इस पे जीएसटी लगेगा। कितना जीएसटी लगेगा, यहाँ पे सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा, बिकॉज सप्लायर भी अहमदाबाद का है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी अहमदाबाद आएगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी अहमदाबाद, सप्लायर भी अहमदाबाद, तो यहाँ पे सी और एस लगेगा। रेट क्या है यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, तो रेट है मेरा
सीजीएसटी हायरिंग वाले का है 6%, 6-12%, और बाकी अदर सप्लाई का 9 और 18%। तो कितना लगेगा? 9% करके लगेगा। कितना अमाउंट दिया है अपने को यहाँ पे? 8 लाख दिया है, तो हम करेंगे 8 लाख का 9%, दैट इज 72,000 सी और 72,000 एस लगेगा। आउटवर्ड सप्लाई 72,000 यहाँ पे, 72,000 यहाँ पे, आई कुछ भी आएगा नहीं। नेक्स्ट, hired out execute excavators and dumpers along with operator to mining leaseholder to Kutch, Gujarat for extracting and transporting minerals within the mining area for a period of 5 years। तो एग्जीक्यूटर भी दे रहे हैं यानी मशीन भी दे रहे हैं, और जो बंदा मशीन चलाएगा वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मशीन भी दे रहे हैं, जो बंदा मशीन चलाएगा वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। Similarly, operator are supplied only when the executor dumper are hired out. Hire charges for executor are 10 lakhs and service charges for supply of manpower is 2 lakhs। तो ये क्या हो गया दोस्तों? नहीं भी बताऊंगा तो भी समझ जाओगे, ये है कॉम्पोजिट सप्लाई, जहां पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एक्सकवेटर या डंपर का हायरिंग आउट इज द प्रिंसिपल सप्लाई, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? 10 + 2 12 लैक्स, एंड रेट किसका लगेगा? एक्सक्यूटर का रेट लगेगा, जो कि कितना है मेरा? 12%। अच्छा, कहां सप्लाई कर रहे हैं हम सप्लाई कर रहे हैं गुजरात में ही। तो हम कहां के? हम भी गुजरात के ही हैं। तो इस सिनेरियो में ये सी और एस का सप्लाई है, यानी 6%, 6% करके लगेगा 12 लाख पे। तो लगेगा मेरा 12 लाख पे 6% ईच, दैट इज, ये भी आ गया 72,000। तो 72,000, 72,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या? द आंसर इज नो। आगे बढ़ते हैं। सप्लाई किया हमने गुड्स, वैल्यू है 35 लैक्स टू चोक्सी लिमिटेड, जामनगर, गुजरात, इंक्लूडिंग गुड्स वर्थ ₹30 लाख सप्लाइड टू सेज यूनिट ऑफ चोक्सी इन गुजरात। ओके, तो 35 लैक्स का हमने सप्लाई किया है चौकसी को। तो इस वाले 35 लैक्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तो इस वाले 35 लैक्स में अगर तुम ध्यान से देखो, जो 10 लाख रुपए है वो हम किसको सप्लाई कर रहे हैं? 10 लाख रुपए हम चौकसी के सेस को सप्लाई कर रहे हैं। एंड चौकसी के सेस को सप्लाई करना मतलब क्या होता है? ZRS होता है क्या? अभी नहीं, थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा अपने को। आओ देखिए, कोई डिटेल दिया है क्या यहाँ पे? तो ये देखो, मिस्टर दिनकर ऑलवेज मेक जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जितने भी एक्सपोर्ट है सारे एलयूटी एंड ZRS, एलयूटी में, बॉन्ड में, यानी ZRS वाले। तो इसमें जो 35 लैक्स है, 25 लैक्स तो हम चौकसी को सप्लाई कर दिए गुजरात में, जिसमें सी और एस लग जाएगा। रिमेनिंग जो 10 लाख है वो क्या है? ZRS है, और अगर ZRS है तो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो 10 लैक्स पे नील होगा एंड 25 लैक्स पे तुम्हारा सी और एस लगेगा। तो 25 लैक्स का हमने किया सी और एस, कितना परसेंट है दोस्तों? परसेंटेज है 99% करके। तो 25 लाख का हमने किया 9%, जो कि आया मेरा 2,25,000। ओके, ये हो गया अपने वो 25 लाख के लिए। तो हमने किया 2,25,000, कर दे यहाँ पे 2,25,000, वो 25 लाख वाले के लिए हुआ, और 10 लाख वाले के लिए नील, बिकॉज वो क्या है? वो है मेरा ZRS। जो 10 लाख है वो है मेरा ZRS, सेस को सप्लाई करना भी ZRS होता है। फिर एग्रीड टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस टू मिस्टर कृष्णा ऑफ सूरत, गुजरात, हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन इन कनेक्शन विद हिज न्यूली कमेंस बिजनेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ 6,80,000। तो 6,80,000 रुपया हम उससे ले रहे हैं एंड हम उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एन एडवांस ऑफ 1.5 लाख हैज बीन रिसीव्ड ऑन सेम ऑन 10th February। तो याद करो, टाइम ऑफ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था? इंटायर 6,80,000 पे अभी आ जाएगा क्या? नहीं, अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, बट एडवांस मिला क्या 1.5 लाख का? हाँ, तो टीओएस में हमने क्या पढ़ा था? सर्विस के केस में एडवांस पे टीओएस आ जाएगा, फेब्रवरी मंथ में ही आ जाएगा, और हम सॉल्व भी फेब्रवरी मंथ का ही कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख पे अपना 99% करके लगेगा, बिकॉज ये भी सूरत गुजरात का है। तो 99% करके लगेगा अपना 1.5 लाख रुपए पे, बिकॉज टीओएस आ जाएगा एडवांस पे। तो 9% करके 13,05,500, 13,05,500 करके इसमें लग जाएगा। एम आई क्लियर दोस्तों? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? द आंसर इज नो सर, कोई डाउट नहीं है अपने को।
एक्सपोर्ट किया हमने गुड्स टू जॉर्ज इंक ऑफ यूएसए, एफओबी वैल्यू 8,50,000, तो ये भी 40,000, तो ये भी हो गया ZRS, तो कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे इसमें। सोल्ड किया हमने हेवी प्रिंटिंग मशीन परचेज फ्रॉम जापान फॉर 5,10,000 इन हाई सी सेल टू धूमकेतु प्रिंटर्स मुंबई महाराष्ट्र ऑन 10th February। तो ये क्या हो गया, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में याद है हमने पढ़ा था, अगर हाई सी सेल करते हो तो वो सप्लाई नहीं होती, सप्लाई नहीं होती तो कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, तो ये दोनों में कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। फिर सप्लाई किया हमने गुड्स टू तिमाही कॉर्पोरेशन चेन्नई चाइना फॉर 12 lakhs ऑन 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को 12 लाख का सप्लाई किया हमने चाइना। गुड्स को हमने परचेज किया फ्रॉम जापान ऑन 5 फरवरी एंड वेर सप्लाइड इन चाइना विदाउट ब्रिंगिंग देम इनटू इंडिया। आशा करता इस वाले कीवर्ड से कुछ याद आया होगा। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के हिसाब से ये सप्लाई ही नहीं है, बिकॉज इंडिया को टच ही नहीं हुआ, और अगर इंडिया को टच नहीं हुआ तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके अच्छा, एक और चीज देखो, हमने 10 लाख में परचेस करके 12 लाख में बेचा, तो जो सप्लाई किया 12 लाख का वो तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बट जो 10 लाख का परचेस किया क्या उस पर आईटीसी मिलेगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इंडिया में आया ही नहीं तो आईटीसी क्या चीज का भैया, तो आईटीसी भी तुमको नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो हमने हेवी मशीन कहीं से परचेस किया होगा फिर 5,10,000 में बेच दिया धूमकेतु को, क्या इसका आईटीसी भी अपने को मिलेगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। अल्टीमेटली आईटीसी किसको मिलेगा? धूमकेतु प्रिंटर्स लोग को मिलेगा, वो लोग आईटीसी क्लेम कर पाएंगे इसका, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया, खत्म। अब आते हैं इनवर्ट सप्लाई। दो इनवर्ट सप्लाई तो हमने ऑलरेडी कर ली, आईटीसी वाली। आउटपुट टैक्स का टोटल कर दिया जाए क्या दोस्तों? हाँ, आउटपुट टैक्स का टोटल कर दिया जाए। सेवेंटी टू थाउजेंड 2,25,000 13 लाख, तो अपना हुआ 3 लाख 3,82,500 3,82,500 3,82,500। और ये क्या हो गया? ये तो नील है, यहाँ तो कुछ है नहीं। ये अपना भी क्या बना है, इसको अपने बोलेंगे टोटल आउटपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आते हैं इनवर्ट सप्लाई की तरफ, जिसमें दो ठो हमने ऑलरेडी कर लिया। Goods exported to Georgia Inc. USA were purchased by Mr. Dinkar as merchant exporter 7 lakhs from Shravan Limited, a manufacturer registered under Bengaluru। आपको याद है मर्चेंट एक्सपोर्टर में हमने क्या पढ़ा था? मर्चेंट एक्सपोर्टर से जब भी परचेज करोगे तो कितना देना पड़ता है? 0.1% का जीएसटी पेमेंट होता है। कितना होता है? 0.1%, बिकॉज वो लोग प्रिविलेज्ड होते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे अपने को 7 लाख का जो हमने गुड्स परचेज किया है, क्या उस पे अपने को आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कितना मिलेगा? आईजीएसटी मिलेगा 0.1%, 7 लाख का। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते, कई बार ओपनिंग फिगर आता है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर वाले का तो अपने को मिलेगा, हम परचेज करके फिर सेल कर रहे हैं, जेडआरएस में सेल कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आईटीसी तो अवेलेबल होगा मेरे को। कितना आईडीसी मिलेगा? 7 लाख का 0.1%। ये ट्रिक थी, 0.1% अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, गलती कर दोगे। तो 7 लाख का 0.1% कितना होता है? 700 रुपए। और आईजीएसटी क्यों मिलेगा? अरे भाई बाहर से परचेज कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो आईजीएसटी लगा होगा ना। हेवी प्रिंटिंग मशीन सोल्ड इन हाई सी टू धूमकेतु, सीआईएफ वैल्यू इतना, एफओबी इतना, तो इसका आईटीसी तो अपने को मिलेगा ही नहीं, ये हमने अभी ऊपर ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अच्छा, इसका आईटीसी किसको मिलेगा? धूमकेतु को मिलेगा, वो ले सकता है, हम लोग नहीं ले सकते। Mr. Dinkar paid a sales commission of 5 lakhs to Mr. Kenzo of Japan, his agent in connection to all import in Japan। तो यहाँ पे मेरा एक कमीशन का खर्चा लगा है 5 लाख रुपए का। किस 5 लाख रुपए का जो कमीशन का खर्चा मेरे को लगा है, इसका जीएसटी मेरे को मिलेगा क्या? तो ध्यान से देखो, दिनकर ने कमीशन पे किया 5 लाख रुपए केंजो को, जो कि जापान का है, फॉर इट्स ऑल इंपोर्ट फ्रॉम जापान। और भैया ने जापान से क्या मंगाया है? भैया ने जापान से मंगाया है तुम्हारा ये वाला 6 नंबर पॉइंट। क्या इसका आईटीसी मिलेगा क्या? द आंसर इज नो, इसका आईटीसी अवेलेबल ही नहीं होगा, बिकॉज गुड्स तो कभी इंडिया में आया ही नहीं है, तो उसकी आईटीसी तुम क्यों ले रहे हो? उसकी आईटीसी तुमको नहीं मिलेगी, तो इसकी आईटीसी अपने को अवेलेबल नहीं होगी।
फिर हमने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल फ्रॉम इटली अंडर CIF कॉन्ट्रैक्ट। CIF वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम इज 2 लाख, कस्टम से अपने को मतलब नहीं है। वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ IGST इज 9 लाख। तो 9 लाख का गुड्स को हमने इंपोर्ट किया है। अब इंपोर्ट किया है इस गुड्स को फॉर दी, फिर इसको हम लोग फर्दर सेल करेंगे। तो अपने क्या वैल्यू लेंगे, अपने वैल्यू लेंगे 9 लाख रुपीस का। तो कितना आएगा ITC मेरे पास इंपोर्ट वाले केस में 9 लाख का 18% ऑब्वियसली IGST, तो 9 लाख का 18% हुआ मेरा 1,62,000। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इंपोर्ट किया है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था ना, क्या लगता है, RCM, एंड RCM के तहत कंपनी को पे करना पड़ेगा। एंड RCM का पैसा हमेशा किस में पे करना पड़ता है, कैश में पे करना पड़ता है। तो हम RCM में पे करेंगे इंपोर्ट का 9 लाख का। 9 लाख का जो हमने इंपोर्ट किया है उसको हमको RCM में पे करना पड़ेगा। क्या संग संग हम ITC ले लेंगे? हाँ, संग संग ITC ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1,62,000 मेरा आउटपुट टैक्स में भी आएगा। तो इसको मत भूल जाना करना, यहां पे तुमसे एक गलती हो सकती है, बिकॉज ये थोड़ा गलती वाला एरिया है। सर समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। परचेज रॉ कॉटन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गारमेंट 12 लाख फ्रॉम मिस्टर पूनावाला एंड एग्रीकल्चरिस्ट इन गुजरात। तो हमने 12 लाख का परचेज किया है रॉ कॉटन। तो पहली बात तो रॉ कॉटन परचेज किया है तो ये नॉर्मल ITC के लिए तो एलिजिबल होगा। रॉ कॉटन ITC तो इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का परचेज किया, 12 लाख का परचेज किया है। कहां से परचेज किया है, पूना गुजरात से ही परचेज किया। तो 9% ईच करके लगेगा। तो 12 लाख का 9% ईच हुआ मेरा 1,08,000। एंड याद है लास्ट टर्म का अमेंडमेंट क्या है कि कॉटन रॉ मटेरियल कॉटन वाला अगर रॉ कॉटन आप परचेज करते हो तो ये RCM में टैक्सेबल होता है। बिकॉज गुड्स का भी अब आ गया ना लंबी सी लिस्ट, कैशू वगैरह था उसमें, तो उसमें कॉटन भी था, आप जाके देखना। तो इसको अपने को RCM में भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो RCM के तहत हम इसको पेमेंट भी करेंगे रॉ कॉटन पे। लिख रहे हो ना दोस्तों? हाँ सर हम लोग लिख रहे हैं। तो 1,08,000, 1,08,000। ओके, यस सर। नेक्स्ट, मंथली रेंट का पेमेंट किया हमने 35 लाख टू धर्म लिमिटेड गुजरात फॉर इट्स रिटेल आउटलेट इन अहमदाबाद। 1/3 ऑफ द टोटल स्पेस इज यूज बाय दिनकर फॉर पर्सनल रेसिडेंसी। तो 1/3 वाला ऑब्वियसली अपने को नहीं मिलेगा, 2/3 वाला अपने लिए अवेलेबल होगा। गुजरात में ही कर रहे हैं तो गुजरात वाला ही फिर मतलब CGST और SGST लगेगा। तो अपने क्या करेंगे, 35 लाख ITC तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है रेंट का, बट 2/3 मिलेगा। तो 35 लाख का 2/3 मिलेगा 9% ईच करके। तो 35 लाख का 2/3 मिलेगा 9% ईच करके, दैट इज 2,10,000 ही अपने को अवेलेबल होगा। 2,10,000 खत्म हो गया दोस्तों, खुश हो जाओ। यहाँ पे अपने पास आ गया, ये आया अपने पास 1,62,700, ये आया अपने पास 3,18,000, और ये भी हुआ अपने पास 3,08,000। कुछ मिस आउट हो गया, एक पॉइंट मिस हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओपनिंग थोड़ा सा नीचे अपना रह गया था। ओपनिंग ITCS में 35 लाख का C और S का 35 लाख, 35 लाख ईच है अपने पास अवेलेबल ओपनिंग ITC। ये हमने लेना भूल गया था, देखा, इसीलिए यहाँ पे लिख लेना बहुत सेफ रहता है। 35 लाख से कि 35,000 है दोस्तों, 35,000 है, 35,000, 35,000 की। देखा कितना आसान है? हाँ सर देखा हमने। तो ये तो हो गया मेरा 1,62,700, ये हो गया मेरा 35,000, 1,08,000 प्लस 2,10,000। तो ये हो गया मेरे पास 353 एंड 350। ओके, सिंपल। अब इस ITC को अपने को ऊपर जाके सेट ऑफ करना पड़ेगा। अब सेट ऑफ करने के लिए मैंने तुम लोग एक ट्रिक सिखाई थी, अगर याद होगा तो। क्या ट्रिक थी वो, सोचो। सर ट्रिक ये थी कि जब भी इक्वल होता है ना तो इक्वल करके स्प्लिट अप कर देंगे तो अपने लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा।
ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इक्वल करके स्प्लिट अप मतलब देखो आई को सबसे पहले सेट ऑफ किया जाता है, ये तो पता ही होगा। तो सबसे पहले आई को सेट ऑफ कर लेंगे, यानी 162,700 डिवाइड बाई 2, 50-50 दोनों में बांट देंगे। तो 50-50 बांटेंगे, लेस किया आईटीसी। सबसे पहले आईजीएसटी वाला 50-50 बांट लेते हैं, 81,350, 81,350 और यहाँ पे नील, कुछ है ही नहीं आईजीएसटी। आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, फिर कुछ बच जाता है तो सी और एस में किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो 50-50 भी बांट सकते हैं, जब भी फिगर सेम होगा 50-50 बांट दोगे। अब जो भी डिफरेंशियल बचा वो सी और एस आपस में बांट लेंगे। लेट्स सी, 3,82,500 माइनस 81,350, 3 लाख इतना बचा अपने पास, 353 है अवेलेबल है। 3,01,150 सेट ऑफ करना है अपने पास, 3,53,000 है, ज्यादा है अपने पास, तो अपने इजीली सेट ऑफ कर पाएंगे पूरा का पूरा। रूल 86 भी लगेगा क्या इसमें? द आंसर इज नो, किसी में भी 50 लाख के ऊपर तो गया ही नहीं है। एंड यहाँ पे तो नील है, तो अपने को कितना जीएसटी पे करना है? नील पे करना है। बट कैश में आरसीएम का पैसा दिया जाता है क्या? हाँ, तो तुमको 1,08,000, 1,08,000 एंड 162 का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आउटपुट टैक्स अपना बनेगा, नेट आउटपुट टैक्स, नेट जीएसटी पेबल, जो अपने को पे करना पड़ेगा। इसको अपने बोल सकते हैं, आउटपुट टैक्स नहीं बोलते, इसको अपने बोल देंगे नेट जीएसटी पेबल। और यहाँ खत्म होता है अपना ये बड़ा वाला क्वेश्चन। है किसी भी एंगल से बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं, कुछ था नहीं इसमें, सिर्फ लिखना था। लिखने का या वर्किंग नोट के ही मार्क्स इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं था जो तुमको नहीं आता था या तुमने पढ़ाई नहीं करी है क्लास में। ऐसा इसमें एक भी पॉइंट नहीं था मेरे को जो लग रहा है। एंड दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा पूरा का पूरा आरटीपी नवंबर 2024। आशा करता हूँ तुमको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तुम्हारे बहुत सारे डाउट भी सॉल्व हुए होंगे। अगर कुछ और डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम में आके मैसेज कर देना @चार्टर्ड एस्पिरेंट्स, ये हमारा चैनल और ग्रुप है, वहां तुमको ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां के ज्वाइन करके अपना कर लेना। एंड रिवीजन वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, डीटी और आईडीटी की रिवीजन सीक्वेंस भी मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको तुम लोग एबीसी एनालिसिस बोलते हो डीटी आईडीटी का, वो भी दे दूंगा। एलडीआर क्वेश्चन का लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करोगे मैक्सिमम लोगों के साथ, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री राम।